हेलो हाय मोस्ट वेलकम इन स्टैमफोर्ड इज एवरीवन। स्टैमफोर्ड इज बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि अब हर कोई बोलेगा अंग्रेजी में, क्योंकि मैं लेकर आया इतना फैंटास्टिक सा टॉपिक, इतने फैंटास्टिक सारे तरीके से आपको सिखाने के लिए, लर्निंग विद फन। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल speak in English fluently, yeah, because we are about to end intermediate initial level और बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं intermediate का advanced level। That's really fantastic people, that's really fantastic होने जा रहा है बहुत जल्द। बस 5 क्लासेज और ये इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल खत्म होने वाला है और हम लोग अगले पड़ाव पे जाने वाले हैं, दैट इज एडवांस इंटरमीडिएट लेवल। ये तो ये टाइम है मजे का, ये टाइम है कुछ फन का। तो इससे पहले हम लोग बात करें कुछ और, लेट्स टॉक अबाउट द लेसन दैट व्हाट इज आवर टुडेज लेसन, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग 1। इट्स मीन, जब मैंने 1 लिखा इट्स मीन कि आगे के लेसन्स भी होंगे इसमें 1 2 3 4 एग्जैक्टली आगे भी लेसन्स आने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग 1 के बाद 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग 4, क्योंकि आपको स्किल्ड कर देना है एकदम अच्छी तरीके से, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर कभी परेशान ना हो, प्रॉब्लम को लेकर के कभी किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही प्रॉब्लम को किल कर सको, सॉल्व कर सको, किल नहीं सॉल्व कर सको, सॉर्ट आउट कर सको, है कि नहीं। तो आज के इस लेसन में हम लोग सीखने वाले बहुत ही फैंटास्टिक सी चीज़ें। पहला, प्रॉब्लम में जो होता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, और रिएक्शन से रिलेटेड होता है रिएक्ट। तो रिएक्ट और रिएक्शन में हम लोग मतलब समझेंगे संबंध क्या है, रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये सीखेंगे। और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में हमें रिस्पॉन्ड करना है और कैसे करना है, इससे बात होगी थोड़ी देर में। फिर बात करेंगे रिफ्लेक्ट एंड रिलेट पे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आप क्या हो, प्रॉब्लम हो या सॉल्यूशन हो, इस पर ही बात करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी सिचुएशन में या तो प्रॉब्लम है या तो सॉल्यूशन है। तो आप क्या ज़्यादा बनना प्रेफर करते हैं, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, इस पर ही बात करेंगे। माइंडसेट का बहुत मसला है इसमें, माइंडसेट तो होना ही होना है, क्योंकि माइंडसेट अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, पॉजिटिव माइंडसेट हो सकती है, नेगेटिव माइंडसेट हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत ही होती है नेगेटिव माइंडसेट के होने से, किसी भी एक फर्ज के। नाउ हम लोग इसमें एक ग्रामर का टर्म सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइदर और, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का एक और प्रोनाउंसिएशन है नीदर नॉर और ईदर और। तो ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन, दोनों ही बोलने का तरीका बिल्कुल सही है। सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ बुक्स एक्सरसाइजेस। फैंटास्टिक से बुक्स एक्सरसाइजेस हैं, रैपिड फायर राउंड्स होने वाले हैं, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशंस होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड वी हैव अ फैंटास्टिक क्वेश्चन ऑफ द डे। सो लेट्स लर्न दिस। So dear student, now let's learn the topic, and today we have a fantastic question of today which I will share in live Zoom class, and or if you are in offline class then I'll share in offline live class at branch, we will share and we'll talk। तो ग्रुप डिस्कशन, सॉरी क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग लाइव शेयर करेंगे, ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, उसी में उस पर आप आंसर करोगे, बिकॉज इट शुड बी ऑन द करेंट सिचुएशन, ऑन द करेंट सिनेरियोज, बिकॉज क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन ऑफ ड डे को डालने का 3 रीज़न है यहाँ पे। पहला तो ये है कि आपको डेली एक रैंडम टॉपिक मिले बोलने के लिए इन इंग्लिश में। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ द डे का डालने का मोटो है कि आपको रैंडम टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स चल रहा है, जो जनरल चीज़ें चल रही हैं आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में, उन चीज़ों के बारे में, करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर नहीं तो थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। कई बार बच्चों में नॉलेज नहीं होता है। कल मैंने कुछ ट्विटर के बारे में पूछा, कुछ लोगों को ट्विटर के बारे में नहीं पता था, तो लिंक्डइन के बारे में नहीं पता था, तो सोशल मीडिया जब क्वेश्चन हुआ तो उनको उस चीज़ के बारे में पता चला। थर्ड थिंग, करंट
इस थर्ड थिंग, ये एक ऐसा रैंडम टॉपिक होता है जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से क्वेश्चन को आंसर करने में आपकी हेल्प करता है अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सो विल टॉक अबाउट दिस इन द लाइव क्लास. देन वी गो फॉर रिकैप. हम लोग रिकैप करेंगे. व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन एट द रेस्टोरेंट टू. नहीं, सिर्फ एक लेसन का रिकैप नहीं करेंगे, हम लोग दोनों लेसन का रिकैप करेंगे कि आपने एट द रेस्टोरेंट टोटल लेसन में क्या सीखा. व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट 2 lessons at the restaurant 1 and 2. दोनों ही लेसन्स में आपने क्या सीखा है, हम लोग इन दोनों चीज़ पे बात करेंगे. आई लर्न अ लॉट अबाउट वेटर, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के में कौन कौन से जॉब्स होते हैं, इसके बारे में मैंने जाना. आई लव दिस लेसन. एंड हाउ टू टॉक विद द वेटर, डूज एंड डोंट्स ऑफ अ रेस्टोरेंट होटल में क्या डूज एंड डोंट्स हमारी तरफ से होनी चाहिए, ये हमने सीखा. एंड फोक, सबसे बोल, उसको बाउल नहीं कहते हैं, बाउल नहीं बोलते, उसको बोल बोलते हैं. बॉल तो बोल होता है. और रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट ये समझ होता है. रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट. ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन हमने सीखा, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक था. नेक्स्ट थिंग, Why is it important to learn प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ये क्वेश्चन आपको करके आना है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आपको ये आंसर करना है, प्रेजेंटेशन देना है जूम क्लास पे. ऑफलाइन में हो तो ऑफलाइन में. Now, why is it important to learn problem solving skills for personal and professional life को वर्क लाइफ लिखा है यहाँ पे. तो पर्सनल लाइफ हो या वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों आने चाहिए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है बताइए. अक्सर कंपनीज में भी उन लोगों को हायर किया जाता है जो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जानते हैं, इसलिए अक्सर ट्रिक किया जाता है और एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाता है. यूपीएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई समस्या आ गई जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को लेकर आप किन के पास जाओगे. ओके, तो बहुत से बच्चे कहते हैं मैं हायर अथॉरिटी के पास जाऊंगा, मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, मैं उनको मेल करूंगा, मैं उनको लेटर लिखूंगा, एप्लीकेशन करूंगा, वट एवर दे आर आंसरिंग. बट द करेक्ट थिंग इज उनकी हायरिंग होती है पहले जो लोग ये कहते हैं आई विल ट्राई इट इन डिफरेंट वेज, I will try to talk with both the parties. I will try to solve the situation at my best level till end. I am at the end, मतलब आखिरी पॉइंट तक मैं कोशिश करूँगा इसको बेस्ट लेवल तक सॉल्व और सॉर्ट आउट करूँ प्रॉब्लम को. एंड आई विल ट्राई टू पुट मीन्स डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट एफर्ट, डिफरेंट एंगल्स रखूँगा, डिफरेंट एफर्ट्स डालूंगा. तो उन लोगों की हायरिंग जल्दी होती है और पहले होती है इन कंपेरिजन ऑफ दोज पीपल जो ये कहते हैं कि सीनियर अथॉरिटी के पास जाऊँगा या फिर किसी से सलाह लूँगा, राय लूँगा. इनकी हायरिंग लेट से होती है क्योंकि हर कंपनी चाहता है कि जो बंदा या जिसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जिसे मैं जॉब कर रहा हूँ, वो अपने लेवल की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट कर दे, उसके लिए हायर अथॉरिटी को परेशान न करे. ओके, so this was my answer. You come up with your answer and you are going to answer like this. It is important to learn problem solving skills for personal and work life because के बाद आपको आंसर करना है and you should come with at least 2 sentences तो होने ही चाहिए. और हम लोग क्या क्या सीखने वाले, कैसे सीखने वाले, चलिए बात करते हैं. Dear students, as you know that we have further many लेवल्स इन आवर कोर्स. हमारे कोर्स में बहुत सारे लेवल्स आपको पता हैं. तो हमने जो स्टार्ट किया था कोर्स और जो स्टार्ट करते हैं कोर्स को वो 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली जो हमारा 0 लेवल है ये 1 महीने का बेसिक ग्रामर मतलब इनिशियल ग्रामर लेवल है, जहाँ पे हम इनिशियल ग्रामर सिखाते हैं, जहाँ आपको ग्रामर वो भी इस तरीके से सिखाते हैं कि उसका आप स्पीकिंग राइटिंग में कैसे यूज़ करोगे, और स्पीकिंग एंड राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना ग्रामर जानना है और उस ग्रामर का कैसे यूज़ होगा ये बताते हैं. नेक्स्ट हमारा होता है बेसिक लेवल. ये बेसिक लेवल होता है. तो ये दोनों चीज़ मिलकर टोटल 3 मंथ्स का कोर्स होता है, ये हमें पता था. आगे हमने किया है इंटरमीडिएट लेवल. तो इंटरमीडिएट में भी 2 सेक्शंस होते हैं, एक इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल होता है, दूसरा होता है एडवांस इंटरमीडिएट लेवल. तो ये इंटरमीडिएट से एडवांस तक का सफ़र ख़त्म होता है यहाँ पे. तो अभी जो आज हम लेसन करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट करने वाले हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हम लोग आज कर रहे हैं इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल में. जो अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एडवांस इंटरमीडिएट लेवल का, उसमें हम लोग मल्टीपल वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपका माइंडसेट तैयार होगा कि हाँ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें होंगी. बट
मल्टीपल वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे हम लोग इन नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब कि एडवांस इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग सीखेंगे। फिर आता है हमारे कोर्स का चौथा पड़ाव, दैट इज एडवांस लेवल, दैट इज 1 2 3 4 5 फिफ्थ, पांचवा पड़ाव आता है, फिफ्थ सेक्शन आता है जो कि कहलाता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता है, वो भी पिछले बैकग्राउंड देख के कि आप कितने रेगुलर थे, पंक्चुअल थे, सारे कोर्सेज में आपका गोल्डन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और एडवांस लेवल में एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता है कभी भी। एडवांस लेवल में एडमिशन के लिए आपके पास इंटरमीडिएट या फिर बेसिक लेवल का गोल्डन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एडवांस लेवल में एडमिशन नहीं होता है। बी क्लियर विद दिस। तो एडवांस जो एक्स्ट्रा एडवांस है, ये बेसिकली एडवांस लेवल नहीं है, ये एक्स्ट्रा एडवांस होता है। एक्चुअली इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा एडवांस लेवल। ये क्योंकि आपका इंटरमीडिएट से एडवांस तो यही खत्म हो जाता है। आगे आता है एक्स्ट्रा एडवांस लेवल, इसमें हम लोग बात करते हैं क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू ए कॉमन प्रॉब्लम। एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसका कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन आपको निकालना है, ऐसा सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे जो सॉल्यूशन पहले किसी ने नहीं किया होगा। इसके स्टेप्स सिखाएंगे, इसके गुड सिखाएंगे, इसके ट्रिक्स सिखाएंगे और उस कैसे उन चीज़ों को ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पे ही बात होगी। ये भी टेक्निक्स आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि जिसने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया ना, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं बिकॉज वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर रोना शुरू करते हैं। अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वैसा हो गया। तो जो लोग रोना नहीं रो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। एंड दोज पीपल आर ओनली 10 to 5%, 5 to 10% ही ऐसे लोग हैं जो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रोना नहीं रोते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। लास्ट लेवल जो होता है ये है सुपर एडवांस लेवल। इसमें बहुत ही अभी तक मुश्किल से जो मेरा 7 years का करियर है इस कोर्स के अंदर में और 1000-1500 बच्चों को मैंने पढ़ा दिया अभी तक, बट ओनली 15 और 20 स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने जो सुपर एडवांस लेवल के लिए क्वालिफाई हुए थे। सुपर एडवांस लेवल पे अभी तक कोई भी चार्ज नहीं है, सुपर एडवांस लेवल में कभी भी चार्ज नहीं लिया गया स्टूडेंट से। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है जिन्होंने एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव किया। ठीक है, तो सुपर एडवांस लेवल में हम ये सिखाते हैं माई प्रॉब्लम माई सॉल्यूशन। आपने सीख चुके हो, तब तक आप सीख चुके होते हैं, आपके पास एक माइंडसेट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आपको आता है मल्टीपल वेज, कई तरीके से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर आप सीख चुके होते हो क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालना कि एक सोल्यूशन प्रॉब्लम है, उसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए जो सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया। अब देखिए, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने वाले ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं। जैसे कि ओयो की बात करें, ओयो ने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, बेसिकली उसने एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। एक प्रॉब्लम थी कि लोग इजीली होटल नई जगह पर नहीं ढूंढ पाते थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग कई बार अक्सर ज़्यादा पैसा देकर आ जाते थे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को उसने क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। वो ये निकाला नया तरीका, क्रिएटिव मतलब कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया। तो उसने नया क्या निकाला, एक एप्लीकेशन दे दिया, आप जाओ उस पर कंपेयर करो, सर्च करो, आप इजीली होटल पा सकते हो। क्योंकि हर इंसान जो नई जगह जाता है, मान लो मैं ही जाऊं दिल्ली से शिमला, तो मुझे शिमला के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे वो ऐप बताता है कि अरे आपके तो बाजू में ही एक होटल है, वहाँ जाओ, वहाँ ठहर लो। सो दिस इज अ क्रिएटिव थॉट। ओला ने क्या किया, जिन्होंने ओला स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट ने क्या किया, कि देखा कि जो लोग बगल में मार्केट, दिल्ली लोग पहले क्या करते थे, दिल्ली बॉम्बे से गांव के लोग बहुत सामान भर के ले आते थे क्योंकि वहाँ सस्ता होता था। तो इसने देखा अच्छा ये प्रॉब्लम है, लोग महंगा खरीदते हैं और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ से कहीं से भी कोई भी सेलर अपने सामान को इंडिया के किसी भी कोने में सेल आउट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। तो उस सॉल्यूशन ढूंढने की वजह से, क्रिएटिव थॉट्स की वजह से, माई प्रॉब्लम माई सोल्यूशन, उन्होंने उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के अपना सोल्यूशन निकाला। दिस इज द रीजन आज वो 0 से करोड़पति तक का सफर किया और आज वो बिलियनर्स हैं। आप भी, प्रॉब्लम अभी कम नहीं है,
आप शार्क टैंक देखो, उसमें देखोगे आप नए नए लोग नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है। जैसे कि मैंने ही अपने होम टाउन में देखा कि अच्छी इंग्लिश की क्लास नहीं है, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने इसका क्रिएटिव थॉट निकाला कि अगर कोई नहीं आ पाता है, कोई लेट हो जाता है, तो क्या करेंगे। मुझे तो क्लास में इंग्लिश इन्वायरमेंट चलाना है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि बच्चों को समझ में भी आ जाए और इंग्लिश इन्वायरमेंट भी मेंटेन हो जाए। तो मैंने क्या किया कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उस पर मैंने प्रॉपर सारे लेसन्स रिकॉर्ड करके डालने लगा, ताकि जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लेसन में, वो 2-4 बार देख कर आएंगे, ताकि वो क्लास के अंदर में प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकेंगे। दूसरी चीज़, वो प्रैक्टिस उनका इस तरीके से होगा कि वो क्लास में बोर फील नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, क्लास का इंग्लिश इन्वायरमेंट ब्लॉक नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लास का इंग्लिश इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंट माई almost 99% students are speaking in English within 2 months. This is the thing. क्योंकि इंग्लिश इन्वायरमेंट जब तक मेंटेन नहीं होगा, आप अच्छा नहीं सीख सकते। जूम क्लास पे जो बच्चे आते हैं वो बोल पाते हैं, बिकॉज आई एम टीचिंग हियर ऑन यूट्यूब इन मिक्स हिंदी इंग्लिश। तो आपका यहाँ पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, आना होता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, और क्या करना होता है, आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। बहुत से अच्छे बच्चे जो होते हैं वो क्लास भी कंडक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जब आप क्लास कंडक्ट करते हो तो आपको पूरा 1 घंटा मिलता है बोलने का, और उस 1 घंटे की कंटिन्यूस स्पीकिंग कर से आप बहुत ही ज़्यादा अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाते हो। जो लोग भी क्लास कंडक्ट करते हैं वो देखते हैं कि उनका इंग्लिश में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। हम लोग बात कर रहे थे कि ये सारे लेवल्स हैं। जो बच्चे अभी ये क्लास देख रहे हैं, आप लोग अभी यहाँ हो 3rd लेवल पे, इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल पे हो। बहुत जल्द आपकी क्लास इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल खत्म होने वाली है, एडवांस इंटरमीडिएट लेवल चालू होगा। दिस इज द लास्ट ऑफ योर कोर्स। लेटर ऑन जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो एक्स्ट्रा एडवांस लेवल होता है। एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में उन्हीं बच्चों का एडमिशन लिया जाता है जिनको इनिशियल से एडवांस तक में जिनको भी गोल्डन सर्टिफिकेट होता है, उन्हीं का एडमिशन लिया जाता है एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में। सुपर एडवांस लेवल में आप एडमिशन नहीं लेते हो, आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। आपको हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ये एक्स्ट्रा एडवांस लेवल ऑफर करते हैं। स्टैमफोर्ड अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को मेहनती, बेस्ट मतलब कि मेहनती, बेस्ट मतलब कि रेगुलर, बेस्ट मतलब कि पंक्चुअल, बेस्ट मतलब कि हार्ड वर्किंग, दिल से एफर्ट डालने वाले ऐसे स्टूडेंट्स को स्टैमफोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से सुपर एडवांस लेवल ऑफर करता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलिए सीखते हैं अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। So dear students, for better understanding and learning of this lesson, we should recap our lesson number 77, mindset. I hope you remember this lesson, mindset, where we learned growth mindset and fixed mindset, that how it is beneficial and how it what are the pros and cons of growth mindset and फिक्स माइंडसेट। तो हमने ये सीखा था, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। आप माइंडसेट लेसन को एक क्विक रिव्यू करके आओ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यू लर्न इट बेटर एंड फैंटास्टिक वे दिस दिस लेसन। और अब अगला सेक्शन है इसी लेसन में, दैट इज यूज ऑफ आइदर और, नाइदर नॉर। इसको ईदर और भी बोलते हैं और इसको नीदर नॉर भी बोलते हैं। तो बहुत आसान है, कई लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मुझे नहीं समझ में आता कंफ्यूज क्यों रहते हैं। इधर और हो या नीदर नॉर हो, दोनों का ही यूज दो चॉइसेस में से, दो चीज़ों में से एक को चुनने या किसी को भी ना चुनने के लिए किया जाता है। इज दिस क्लियर? आइदर और जब आप यूज़ करते हैं इसका मतलब है या तो ये नहीं तो वो, दो में से किसी एक का सिलेक्शन, चुनाव जब हम करते हैं तो आइदर और का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं आइदर, अच्छा ठीक है, आइदर से ही स्टार्ट करता हूँ। आइदर आई और यू विल गो। तो क्या है ये? आइदर आई और यू विल गो, या तो मैं नहीं तो आप जाओगे, मतलब या तो मैं जाऊंगा नहीं तो आप जाओगे, दोनों में से कोई एक इंसान जाएगा। नाउ नेदर नॉर में क्या होता है कि कोई भी नहीं। सो नेदर आई नॉर नेदर आई नॉर
you will go, मतलब क्या हुआ, neither I nor you will go, मतलब ना ही मैं जाऊंगा ना ही आप जाओगे। तो नेदर नॉर का इस यूज होता है एंड फॉर नॉट। एंड फॉर नॉट याद रख लो, आपको समझदारी में अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगा। एंड फॉर नॉट होता है मतलब कोई भी नहीं, नाइदर आई नॉर यू विल गो, ना ही मैं जाऊंगा ना ही आप जाओगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़, दोनों ही चॉइसेस का, दोनों ही ऑप्शन का रिजेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन किसी का नहीं हो रहा है। बट इन आइदर और क्या हो रहा है, आइदर आई और यू, मतलब दो में से किसी एक का चुनाव हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, या तो मैं जाऊंगा या तो आप जाओगे। जैसे कि आइदर नो आई विल ईट आइदर बनाना और एप्पल, मैं या तो सेब खाऊंगा नहीं तो केला खाऊंगा, दोनों में से किसी एक चीज़ का खाना है मेरे को। अगर मैं कहूँ आई विल ईट नाइदर बनाना नॉर एप्पल, ना ही मैं बनाना खाने वाला हूँ, केला खाने वाला हूँ, ना ही मैं सेब खाने वाला हूँ, मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। तो यही फ़र्क है नाइदर नॉर और आइदर और के यूज़ में। I hope you understood it. Now write one example in the comment section right now. अभी कभी comment section में एक example लिखिए. I am watching and I'm eager to give you feedback right now. Give it right now. Go and write comment section. Yes. So after learning either or या फिर आइदर और बोलूँ, नीदर नॉर या फिर नाइदर नॉर बोलूँ, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। विल टॉक ऑन कमिंग संडे इन लाइव सेशन, या फिर मैं बात करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी तरफ से। सो चलिए अब बात करते हैं। देखिए रिस्पॉन्स, मुँह से निकला रिस्पॉन्स, तो क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है रिस्पॉन्स में एंड रिएक्शन में। रिएक्शन जो होता है एक तरीके से नाउन हो गया। अगर सेंटेंस वाइज देखें, कभी भी किसी वर्ड को देख करके नहीं बोलना चाहिए कि इसका ये नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या क्या होगा। इसको हमेशा एक सेंटेंस के अंदर बोलना चाहिए ताकि ये क्लियर हो सके। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी क्लियर कर देता हूँ। मैं अगर बोलूँ कि जल क्या है, एक नाउन है या वर्ब है, हिंदी में होता है ना जल, तो आपके मुंह से फट से निकलेगा पानी, निकला ना, तो जल पानी है। पर अगर मैं बोलूँ वहाँ कुछ जल रहा है, तो अब बताइए जल क्या पानी है, मतलब नाउन हुआ नहीं, अभी नाउन नहीं रहा, वहाँ कुछ जल रहा है। इट्स मीन ये जल अब वर्ब हो गया कि वहाँ कुछ जल रहा है। तो कभी भी वर्ड देख के डिसाइड नहीं करेंगे। तो रिस्पॉन्स का होता है रिस्पॉन्ड, ठीक है। रिएक्शन का होता है रिएक्ट, अगर हम एज अ वर्ब जनरली यूज करेंगे। अब बात करते हैं इनके मीनिंग डिफरेंस का और मोरल वैल्यू। अगर आपको बोला जाए कि किसी चीज़ पे कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ अच्छा हो जाए या कुछ बुरा हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए कि रिएक्शन देना चाहिए। विच वन इज़ बेटर, थिंक फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए कि रिएक्शन देना चाहिए। 10 seconds for you and write in the comment section right now. अभी कभी comment section में लिखिए कि आपको क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्स या रिएक्शन, रिस्पॉन्स या रिएक्शन। Think, answer right now. So let's understand the meaning difference between these two words. Reaction and response. यहाँ जो लिखा है उसको रहने दीजिए, समझिए। अगर एक रिक्शे वाले से आपका झगड़ा हो जाए तो वो वहीं के वहीं आपको गालियाँ देगा, पंच मार देगा। इट्स मीन उसने आपको तुरंत का तुरंत रिएक्शन दे दिया। क्या दे दिया, रिएक्शन दे दिया। पर अगर आपकी लड़ाई एक पढ़े लिखे इंसान से हो जाए, एक समझदार इंसान से हो जाए, तो क्या वो आपको गाली देगा, पंच देगा? नहीं, वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स देगा। आफ्टर सम आवर्स, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ, वो बहुत ही इत्मीनान से सोच समझ कर आपको रिस्पॉन्स करेगा। कोई भी एजुकेटेड, समझदार, अक्लमंद इंसान आपको कभी भी रिएक्शन नहीं देगा, वो रिस्पॉन्स देगा। अब समझते हैं मीनिंग डिफरेंस। रिएक्शन क्या होता है, करेंट रीजन। कोई करेंट रीजन है, मान लो किसी ने आपने किसी को पैसे दिए हैं, किस वजह से, क्योंकि आपको किसी बात का डर था कि वो आपको मार देगा या फिर आपको कुछ पैसों की फ़ायदा हो जाएगा। तो इंस्टेंट फ़ायदे के लिए या फिर किसी इंस्टेंट नुकसान होने की वजह से आप अगर किसी को कुछ पैसे दे रहे हो, दैट्स योर रिएक्शन। बच्चा नाराज़ हो जाएगा, रोने लगेगा, इसलिए आप उसको पैसे दे रहे हो, दैट इज़ योर रिएक्शन।
रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स ये होता है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो ये सोच के कि इन फ्यूचर ये मेरे को काम आने वाला है, लाइक LIC अगर आप करा रहे हो, सपोज दैट इंश्योरेंस करा रहे हो अपना, कि हाँ अभी दे रहा हूँ पैसे, अब इन फ्यूचर कुछ होता है तो ये मेरी फैमिली वालों को काम आने वाला है, ठीक है? तो वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स है। अगर आप किसी को पैसा इस वजह से दे रहे हैं कि वो इन फ्यूचर कुछ अच्छा अचीव कर लेगा, कामयाब हो जाएगा और कुछ स्कोर करेगा इन फ्यूचर, सो फ्यूचर एम करके अगर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। अब मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, एक रिक्शे वाले से झगड़ा हो जाए तो वो तुरंत मारेगा मुक्का या देगा गालियाँ, हाँ, तो वो होता है हमारा, उसका रिएक्शन हो गया, उसने तुरंत आपको इंस्टेंट दे दिया। लेकिन सेम झगड़ा अगर किसी पढ़े लिखे से हो जाए तो वो आपको सेम इंस्टेंट, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। हो सकता है वो चुपचाप सुन के चला जाए बंदा, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको बहुत दूर का और बहुत बड़ा घाव देने वाला है। अगर झगड़ा आपने किया है बेवजह और आपकी गलती थी तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इंसान जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, पहले वो घर जाएगा, सोचेगा क्या मेरी गलती थी इसमें, क्या मैंने कुछ गलत किया। अगर उसे अपनी गलती नज़र आती है तो वो आपको इन फ्यूचर रिएक्शन में, रिस्पॉन्स में सॉरी कह देगा। दिस इज वेल एजुकेटेड पर्सन का यही होता है एक अच्छा बिहेवियर। अगर उनको लगेगा कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, अगले की गलती थी और अगले इंसान ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मुझे बेवजह ही लड़ा है, तो वो अब आपके साथ क्या करेगा, कुछ पेपर वर्क करेगा, आपके ऊपर FIR कर सकता है, आपके ऊपर कंप्लेंट डाल सकता है, आपको जिन भी रिसोर्सेज से वो नुकसान पहुंचा सकता है, बड़ा से बड़ा नुकसान आपको देकर जाएगा। और ये नुकसान आपको उस मुक्के और गाली से बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहने वाला है, ये याद रखना। ये छोटा घाव नहीं देगा, बहुत भयानक घाव देगा। और अगर उनको लगेगा कि नहीं हमारी गलती थी, मैंने ही कुछ गलत किया है, देन ही विल से सॉरी। ये भी होता है, ये नहीं कि हाँ हमेशा कुछ भी हो जाए तो अब बात समझते हैं, छोटा सा लास्ट समराइज कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। रिएक्शन होता है इंस्टेंट रिस्पॉन्स, बिना सोचे समझे अगर हम कुछ करते हैं, जैसे कि बीच में किसी ने कॉकरोच फेंक दिया आप पे, आप चीखोगे आओ, लड़कियाँ चीख पड़ती है ना आओ, तो चीख लेती हैं। ये बिना सोचे समझे कि वो कॉकरोच जो था प्लास्टिक का था या रियल था, ठीक है? और रिस्पॉन्स क्या होगा, पहले आप समझने की कोशिश करो कि अच्छा वो फेंका, क्या फेंका, कॉकरोच है तो ठीक है, असली है, जिंदा है, मुर्दा है, क्या है, आप समझते हो, फिर उसका रिएक्शन देते हो। असली जिंदा उड़ रहा है, काटने को दौड़ रहा, तब चिल्लाते हो, या फिर आप सोचते अरे यार क्यों मजाक कर रहा है, ऐसा हटा इसको। तो ये आपका रिस्पॉन्स होता है, सोच समझ कर लिया गया स्टेप, दैट इज योर रिस्पॉन्स। रिएक्ट, यू आर रिएक्टिंग ऑन द थिंग्स। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ किया है, दैट इज योर रिएक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Let's make some sentence like he reacted on me and his reaction was not good. I hurt. Next, response. He responded me badly because it was not a good response by him. Yes. So make sentence by these two words and write in the comment section right now. Otherwise, we are going to discuss in the live class. Students, here we are going to talk about books exercise. So we have fantastic exercise and some practice sets here which will help us to understand this lesson better about problem solving. So this is our lesson today, problem solving one, and in exercise A we are going to talk about either or neither nor. So let's understand what is this actually as in terms of books exercise. So we are going to practice it in terms of sentences like either or. In the affirmative sentence, when referring to a choice between two possibilities, मतलब दो possibilities में से किसी एक का चुनाव करना होता है, it cannot be both. हम लोग दोनों का चुनाव नहीं कर सकते, दोनों को select नहीं कर सकते, किसी एक को select करेंगे, उसके लिए either or या फिर either or का use करते हैं। जैसे कि we can either eat now or after the show, हम लोग अभी खाएंगे या फिर शो के बाद खाएंगे। देख लो ना, आप अपना सेंटेंस यहाँ पे लिखोगे। इट्स मीन यू आर गोइंग टू राइट योर ओन सेंटेंस इन योर नोट्स। ओके, मिनिमम 2 sentences यू आर गोइंग टू राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स। नो, नेक्स्ट नीदर या फिर नाइदर पे बोलते हैं, नॉर इन द नेगेटिव सेंस व्हेन यू वांट टू से दैट द टू थिंग्स आर नॉट ट्रू। जो आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों का ही सिलेक्शन नहीं करना है, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, देन यू आर गोइंग टू यूज नीदर नॉर, और नाइदर नॉर का यूज करने जा रहे हैं। My mother, neither my mother nor my father went to college, मतलब कि ना ही मेरे पिता ना ही मेरी माँ कॉलेज गई, मतलब दोनों ही नहीं गए। So up down you are going to write your own sentence here. So please write minimum 2 sentences from your side. Okay dear. So let's move to the next thing.
So here we are going to start a group discussion, and the topic is problems are inevitable. Inevitable means sure to happen. श्योर टू हैपन मतलब प्रॉब्लम्स क्या होता है गाइस? प्रॉब्लम्स ऐसी चीज़ है जो होनी ही है, बिना प्रॉब्लम के लाइफ नहीं है. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक इफ यू फील लाइक अरे यार बिना प्रॉब्लम की लाइफ हो, कितना ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, बर्बाद ज़िंदगी, ऐसी वाली फीलिंग आती है प्रॉब्लम को देख के, देन यू आर रनिंग आउट और रनिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम थिंग्स. अगर आप जिंदा हैं, आप इंसान हैं, तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस भी होगा, प्रॉब्लम भी होगा, अच्छे टाइम भी होंगे, बुरे टाइम भी होंगे. और कभी भी ज़िंदगी सिर्फ अच्छे टाइम अच्छी चीज़ों से भरी हुई नहीं हो सकती है. ख़ास तौर से जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ कांटे, मतलब फूल और कांटे. गुलाब का फूल होता है तो कांटे भी तो होता है ना, है कि नहीं? कमल का फूल है तो कीचड़ भी है ना. तो अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ हमेशा ही होती है. सो टॉपिक इज प्रॉब्लम्स आर इनवेरिएबल. सो प्रॉब्लम्स क्या है? श्योर टू हैपन. प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी. अब आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि अगर मैं आगे ज़िंदगी में अगला दिन सुबह उठने वाला हूँ, सुबह उठ के मैं काम पे जाने वाला हूँ, तो जाते वक्त कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो मुझे यहाँ माइंडसेट हमारा तैयार होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट के साथ रेडी होना चाहिए. दैट इफ एनी प्रॉब्लम कम्स आई विल फाइंड आउट द सोल्यूशन. आई विल नॉट क्राई. मैं रोऊंगा नहीं, धोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं. आई विल फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन. ऐसा बेस्ट सोल्यूशन जिससे कि प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए और मेरी मन की शांति भी बनी रहे. शांति नहीं, शांति की बात हो रही है, ठीक है. सो आप लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं. वैसे अपना प्रेजेंटेशन भी तैयार करके आप आएंगे ऑनलाइन या लाइव क्लास के लिए. सेंटेंस मैंने समझा दिया है. अब भी कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. मैं आपको आंसर करूंगा विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जवाब दूंगा. सेशंस में बिजी रहता हूँ गाइज, सो थोड़ा टाइम लगता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्सरसाइज, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स. मैंने अभी थोड़ी लास्ट टॉपिक्स में मैंने आपको बताया है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है. चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स वर्सेस, VS का मतलब होता है, VS का मतलब होता है वर्सेस मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या अंतर होता है, समझते हैं. एट द रेस्टोरेंट a cockroach suddenly flew from somewhere and sat on a lady. कहीं से रेस्टोरेंट में क्या हुआ कि एक कॉकरोच, चल चट्टा भी कहते हैं, और वो कॉकरोच जो है उड़ता हुआ आया और एक लेडी के सर पे बैठ गया. She started screaming out of saying starting jumping. ठीक है, यहाँ है आउट ऑफ, यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको कुछ स्क्रीमिंग आउट ऑफ डेंजर, और यू कैन से लाइक स्क्रीमिंग आउट ऑफ फियर. तो डर के मारे वो चिल्लाएं, चीखने लगी. विथ बोथ हर हैंड्स ट्राइंग टू गेट राइड ऑफ कॉकरोच से किसी भी तरीके से, दोनों हाथों से चाह रही थी किसी तरीके से ऐसे करके मारने लगी कि बच जाओ. Everyone in her group also got scared. उसके ग्रुप में भी सारे लोग डरे गए, यार क्या हो गया, माता वाता तो नहीं आ गया, भूत तो नहीं आ गया. The lady finally managed to push the cockroach away, but it landed on another lady in the group. किसी तरीके से मैनेज करके उन्होंने कॉकरोच को तो उठाकर फेंक दिया, बट वहाँ से हटा तो कॉकरोच किसी और लेडी के ऊपर जाकर बैठ गया. Now it was the turn of the other lady in the group to continue the drama. अब अगली लेडी की बारी थी कि वो भी वैसे चिल्लाना चीखना स्टार्ट करती और हाथ पैर मारना शुरू करती. The waiter rushed to their rescue. The cockroach next fell upon the waiter. तो वेटर भी दौड़ा भागा पहुंचा, अरे भाई इसको पकड़ के कॉकरोच को बाहर फेंका जाए ताकि जो तमाशा हो रहा है ख़त्म हो. तो कॉकरोच भी बड़ा समझदार था, वो उठ कर वेटर के बॉडी पे आ गया, चलो भैया चलो चलते हैं बाहर. Did you understand? The waiter stood still, composed himself and observed the behavior of the cockroach on his shirt. तो वेटर ने क्या किया, वो ड्रामा नहीं किया, उसने चिल्ला चीखना नहीं किया, ना हाथ मारा उसने, वो शांति से खड़ा हो गया सांस रोक करके और देखा कि आखिर कॉकरोच की करे क्या रहा है भाई. When he was confident enough, he grabbed it with his fingers and threw it out of the restaurant. तो उसने क्या किया, शांति से देखा क्या कि कर क्या करेगा, और फिर चुपके से शांति से पट से पकड़ लिया कॉकरोच को, उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया. Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my mind picked up
a few thoughts and started wondering, was the cockroach responsible for their behavior? तो अब उन्होंने सोचा, जो मैं साइड में बैठ के देख रहा था ये सारा ड्रामा, तो मैंने सोचा कि जो कॉकरेज था, क्या ये रिस्पॉन्सिबल था, ये जिम्मेदार था इन लोगों के इस बिहेवियर के लिए? दो लेडीज़ ने जो जिस तरीके से ड्रामा किया, और एक वेटर आया, उस बेचारे ने इतने अच्छे से बिहेव किया, शांति से रिस्पॉन्स करा जो भी सिचुएशन थी उसको. सो नाउ यू हैव टू राइट समथिंग. So, what is your opinion? Who is responsible for the drama or the scene? Who is responsible? The cockroach? What is your opinion? What do you think? Right here. What? And you are going to discuss your answer and this passage with the person sitting beside you. You are going to discuss, and you are going to write your partner or friend's thought also. What does she or he think? Why was the waiter not disturbed? लेडीज तो बड़ी डिस्टर्ब हो गई कॉकरोच को देखकर, उछलना कूदना शुरू कर दिया, हाथ पे मारना शुरू कर दिया. वेटर डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ? वाई? सो हियर द पॉइंट इज, वेटर वॉज गिविंग रिस्पॉन्स टू द कॉकरोच, बट द लेडीज वर गिविंग रिएक्शन. ओके, सो आई से रिस्पॉन्स इज बेटर देन रिएक्शन. ये आई थिंक. व्हाट डू यू थिंक? My partner think. What your partner think about the waiter? What do you think about the waiter? What your partner thinks about the waiter? In the story, who reacted? Ladies reacted, but waiter responded, and response is the best solution. Now some questions. During conflicts or problem at home, I react. जब भी घर पे कुछ मसला होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप रिएक्ट करते हैं. ऑलवेज, मोस्टली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर. बताइए. ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम एट वर्क आई रिएक्ट. जब घर पे, वर्क प्लेस मतलब कि आप स्कूल कॉलेज में हैं तो आपके स्कूल पे, कॉलेज पे वर्किंग है तो आपके ऑफिस या फिर वर्क प्लेस पे या फिर फैक्ट्री में या फिर जो भी आपकी शॉप है, जहाँ पे भी आप काम करते हो, उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप क्या करते हो? आप रिएक्ट करते हैं. ऑलवेज, मोस्टली, समटाइम्स, रेयरली. ठीक है. ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्यूरिंग और एट स्टैमफोर्ड ब्रांच, स्टैमफोर्ड की ब्रांच में जब आप आते हो तो हो सकता है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, कुछ प्रॉब्लम आपको फेस किसी कॉलीग की वजह से, किसी फैसिलिटेटर की वजह से, किसी टीचर की वजह से, किसी स्टूडेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम या फिर कोई समस्या फेस करना पड़ सकता होगा. तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? रिएक्शन देते हो. डू यू रिएक्ट? ऑलवेज, मोस्टली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर. बताइए योर आंसर. यू आर गोइंग टू राइट इट इन द नोटबुक. E. Now this section. You are going to discuss first of all this quotation. There is a quotation by Alois Clever. Clever gave here one very fantastic statement. You are either part of the solution or you are part of the problem. देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे पहले कहा गया है कि सवाल से पहले जवाब आ चुका होता है और प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन आ चुका होता है. Here Clever says that you are either part of the solution or the part of the problem. आप क्या होंगे? या तो आप सॉल्यूशन के पार्ट होंगे या तो आप प्रॉब्लम के पार्ट होंगे. तो आप क्या हो? व्हाट आर यू? सॉल्यूशन ऑफ, आप किसी सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहोगे या फिर आप प्रॉब्लम के पार्ट बनना चाहते हैं. मोस्टली लोग क्या करते हैं? आपस में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं और अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो 80% रेशियो तो ऐसे ही लोगों का है. 20% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जो सॉल्यूशन के पार्ट बनना चाहते हैं और उनकी लाइफ बड़ी चंकी रहती है, मज़ेदार रहती है. बट 20%, ओनली 20%, बाकी लोगों को तो काटने को दौड़ता है. यार प्रॉब्लम में तो मज़ा नहीं आ रहा है, किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, कुछ ना कुछ दिमागी खुरापात दिखाना. सो व्हाट आर यू? यू आर आइदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. आप क्या हो? Let's discuss in group. Be ready with your own answer. Okay, and let's understand what is there. My problem. What is your problem in Stanford? In Stanford International School of Language, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ आपको किसी प्रॉब्लम को इनसाइड द क्लास कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. इनसाइड द क्लास कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको लिखना है. उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो आपको लिखना है. और इस सॉल्यूशन को आप और प्रॉब्लम को, दोनों ही चीज़ को अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए और उनकी राय लीजिए कि उनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. वो भी जो सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं उसको यहाँ लिखिएगा आप. ओके. आउटसाइड ऑफ स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पढ़ रहे हैं स्टैनफोर्ड में, इसके बाहर भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो क्या है वो प्रॉब्लम? यू आर गोइंग टू राइट इट हियर.
द प्रॉब्लम, फिर आपको अपना सोल्यूशन सोचना चाहिए, सोल्यूशन सोचिए और बताइए उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एंड देन यू आर गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस विद योर पार्टनर और फ्रेंड, एंड उनका जो सजेशन आएगा उस सजेशन को आपको यहाँ पे लिखना है। मीन्स आपको ऐसा ही कुछ चार्ट बनाना है अपने नोटबुक में, ओके, एंड यू आर गोइंग टू राइट ये। सो हियर वी आर रीडिंग अ नॉवेल, अ स्टोरी बुक। इन दैट स्टोरी बुक जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो अक्सर जो मेन हीरो होता है मूवीज़ में, तो स्टोरी बुक्स में भी एक मेन कैरेक्टर होता है। तो मेन कैरेक्टर कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा या प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा, उस प्रॉब्लम को लिखना है। उसके बाद बुक में सोल्यूशन भी होगा। बुक स्टोरी के ख़त्म होने से पहले, एंड होने से पहले, देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। राइट डाउन द सोल्यूशन, ओके, बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड दिस इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल, वी आर अबाउट टू एंड। सो बुक भी ख़त्म हो जानी चाहिए, अब तक आपकी नॉवेल जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अभी तक फिनिश हो जानी चाहिए। तो क्या सोल्यूशन लिखा हुआ है बुक में वो आपको लिखना है। और अगर आप उस मेन कैरेक्टर की जगह पे होते तो आप क्या सोल्यूशन करते, यू आर गोइंग टू राइट इट। एंड कैसे आप स्टार्ट करेंगे, माई सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिस 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 बिकॉज। तो ये तरीका दिया गया है लिखने का, इस तरीके से आप लिखेंगे। एक न्यू वर्ड जो आपने आज स्टोरी रीडिंग के दौरान पढ़ा है और सीखा है उसको यहाँ लिखेंगे, और एक सेंटेंस लिखेंगे उस वर्ड की यूज़ के साथ, ताकि उस वर्ड का मीनिंग आपके सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। So please be ready with this note for learning on Zoom live class. Next lesson is take a quiz. So dear students, after book exercise, let's have a look on this some very interesting topics. That is, इस लेसन को हम लोग एक और लेसन से कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हमने सीखा था डाउन स्टेयर, अप स्टेयर, टू लेवल्स ऑफ द माइंड। याद है अप स्टेयर का काम क्या होता था, डाउन स्टेयर का काम क्या होता था। एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ऐसा कुछ अप स्टेयर डाउन स्टेयर फिजिकली नहीं होता है, बट साइकोलॉजिकली इसे ऐसा होता है, और ये प्रूव भी किया जा चुका है साइकोलॉजिकली कि हमारा अप स्टेयर ब्रेन जो है वो किन चीज़ों को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड डाउन स्टेयर किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई विल शेयर दिस लेसन ऑल्सो इन द कमेंट, नॉट कमेंट, इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। नाउ लेट्स गो फॉर द रीडिंग सेक्शन। आज हमें नॉवेल रीडिंग करनी है, फॉर 30 मिनट्स रीडिंग करनी है। एंड जब आप रीडिंग करोगे तो आपको बुक में अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, यू मस्ट गो थ्रू with any problem. There must be any problem in the story also. प्रॉब्लम में, स्टोरी में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हर कहानी में कोई ना कोई इशू होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को बताया जाता है। कोई ना कोई जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि किसी न किसी प्रॉब्लम या इशू में फंसता है और उसको फिर सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है। सो सम क्वेश्चंस आर देयर विच यू नीड टू आंसर। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन योर स्टोरी? आपकी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर था या जो मतलब जो सब मेन कैरेक्टर के साथ जो लोग थे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस किया? इफ़ यस, देन आपके लिए जवाब अगला क्वेश्चन है हाउ डिड इट सॉल्व। तो अगर किसी प्रॉब्लम को फेस किया तो उसको सॉल्व कैसे किया? हाउ वुड यू लाइक टू सॉल्व इफ़ यू वर एट हिज प्लेस और हर प्लेस? अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप कैसे सॉल्व करते? थिंक अबाउट इट, राइट इन द कमेंट सेक्शन और राइट इन योर नोट्स राइट नाउ। नेक्स्ट थिंग, शेयर वन न्यू वर्ड। एक वर्ड शेयर करना है आपको जो आज आपने सीखा है 30 मिनट्स की नॉवेल रीडिंग के बाद। क्या सीखा है शेयर करिए, बिल्कुल अभी कभी। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर बुक रीडिंग, नॉवेल रीडिंग का हम लोग क्या करने वाले, बुक में फिल करने वाले हैं। एक एक्सरसाइज है विच यू आर गोइंग टू फिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्शन प्लान। 15 मिनट का एक्शन प्लान होगा जो हमने एक एक्शन प्लान बनाया था फॉर बेटर इंप्रूवमेंट एंड बेटर रिजल्ट इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी 8822287555 पे कॉल या मैसेज करें और हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बन जाए, तभी तो आपका भी सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा और आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन लाइव क्लास करने का जूम पे, ताकि हम लोग फेस टू फेस 1-to-1 प्रैक्टिस कर सकें, है कि नहीं? And please like, share and subscribe. अगर कुछ भी सीखा, if you learn anything today, then please like, share and subscribe. Please, please, please. And जाते जाते एक बार मिसाल जोर से बोलिए, I can speak in English. I will speak in English. I can speak in English. I will speak in English fluently.